हेलो साथियों, आज हम आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 100 जो कि आईपीसी की धारा 299 के समरूप है, आपराधिक मानववध क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, आपराधिक मानववध पढ़ने से पहले जरूरी है जानना मानववध क्या होता है। मानववध का मतलब होता है एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का क्या करना, मृत्यु कारित करना। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करता है तो उसे मानववध कहा जाता है। मानववध में पशु अथवा जीव जंतु की हत्या या मृत्यु इसमें शामिल नहीं की जाती है। साथियों, मानववध में आपराधिक मना स्थिति यानी कि मेन सरिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर ही मानववध का विभाजन होता है। तो मानववध दो प्रकार का होता है, विधिपूर्ण मानववध, विधिपूर्ण मानववध, विधिपूर्ण मानववध यानी वैध मानववध। इसको क्या बोला जाएगा? वैध। ठीक। और दूसरा जो प्रकार है विधि विरुद्ध, विधि विरुद्ध यानी अवैध मानववध। अब विधि पूर्ण का मतलब क्या होता है? तो कब हत्या क्षम्य है, इसकी दो कैटेगरी है। क्या है? इसकी दो कैटेगरी है। एक है क्षम्य, कब क्षम्य होगा। दूसरा है न्यायोचित, कब न्यायोचित होगा। पहली कंडीशन क्या कहती है? क्षम्य की बात कहती है। दूसरी कंडीशन कहती है न्यायोचित। न्यायोचित कब माना जाएगा? इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, या जब मजिस्ट्रेट किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं, या जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कार्य करते हैं, या प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्यरत मृत्यु, व्यक्ति और संपत्ति की स्वयं या दूसरे की सुरक्षा में किया गया कार्य जिससे मृत्यु हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायोचित माना गया है। क्षम्य यानी जहां साधारण अपवाद की बात आती है, जहां साधारण अपवाद की बात आती है, जैसे 7 वर्ष के बालक का कार्य, 7 वर्ष से अधिक 12 वर्ष से कम उम्र के बालक का कार्य जो अपरिपक्व है, मत्तता की स्थिति में किया गया कार्य, सहमति पूर्वक किया गया कार्य, तो इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको क्षम्य माना गया है, विधिपूर्ण मानववध माना गया है। लेकिन विधि विरुद्ध कौन कौन से हैं जिनको विधि विरुद्ध माना गया है? तो विधि विरुद्ध माना गया सबसे पहले आपराधिक मानववध को। किसको माना गया है? आपराधिक मानववध को माना गया है। साथियों, जो अभी आपको हम बता रहे हैं किसको माना गया है? आपराधिक मानववध का, जो कि आईपीसी की धारा 299 और बीएनएस की धारा 100 में वर्णित है। इसके बाद जो दूसरा है हत्या। हत्या आईपीसी की धारा 300 में वर्णित है और बीएनएस में 101 में वर्णित है। किस में वर्णित है? 101 में वर्णित है। उसके बाद बात आ जाती है उतावलेपन या उपेक्षा। उतावलेपन या उपेक्षा से मानववध। कैसे? उतावलेपन या उपेक्षा से मानववध। क्या? मानववध। इसमें आईपीसी की धारा 304A जो कि बीएनएस की धारा 105 के समरूप है, बीएनएस की धारा 105 के समरूप है, आ जाता है। फिर उसके बाद बीएनएस की धारा, आईपीसी की धारा 306 जो कि बीएनएस की धारा
108 के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार मानववध विधिपूर्ण मानववध होता है, विधि विरुद्ध होता है, जो हमने आपको बता दिया। अब साथियों, अब हम आपको बताएंगे विधि विरुद्ध मानववध क्या होता है। अब ये इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल में जाकर के पुराने वीडियो देख सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये हमने आपको अभी मानववध के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे आपराधिक मानववध होता क्या है। आपराधिक मानववध मतलब मानववध एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य को जान से मार डालता है तब वह मानववध कहलाता है। क्या कहलाता है? मानववध कहलाता है। और जहां बात आपराधिक मानववध की आ जाती है, कल्पेबल होमिसाइड की किसकी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी मानव की किसी मानव की मृत्यु कारित करना। क्या करना? मृत्यु कारित। किसी मानव की मृत्यु कारित की गई है। आपराधिक मानववध के लिए जरूरी क्या है? किसी मानव की मृत्यु कारित की गई हो। नंबर दूसरा, ऐसी मृत्यु कोई कार्य करके कारित की गई है। जो मृत्यु है वो कोई कार्य करके की गई है, कार्य करके कारित की गई है। क्या की गई है? कार्य करके कारित की गई है। और नंबर तीसरा है, वह कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया। जो कार्य है, ये जो कार्य है, कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। क्या किया गया है? मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है। नंबर दूसरा, कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। यानी इस प्रकार की जो शारीरिक क्षति है, शारीरिक क्षति यानी चोट इस प्रकार की पहुंचाई गई है जिससे मृत्यु हो जाना संभव है, या यह ज्ञान रखते हुए कार्य किया गया है कि यह संभाव्य है कि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देगा। मतलब यह ज्ञान रखते हुए, क्या रखते हुए? यह ज्ञान रखते हुए, ज्ञान रखते हुए जो कार्य है, जो कार्य किया जा रहा है, यह ज्ञान रखते हुए किया गया है कि उस कार्य से क्या हो जाएगा? मृत्यु कारित हो जाएगी। तो साथियों, ये हमने आपको मेन फैक्ट बताए, जो मेन आवश्यक तथ्य होते हैं। क्या क्या आवश्यक तथ्य हैं वो हमने आपको स्पष्ट किए। अब साथियों, इन्हीं तत्वों में अगर हम डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से किसी मानव की मृत्यु कारित की गई है, इस धारा के लागू होने के लिए सबसे पहली बात यही है कि मृत्यु कारित की गई हो। क्या की गई हो? मृत्यु कारित की गई हो। और इसमें एक चीज ये भी है कि मृत्यु शब्द से तात्पर्य मानव की मृत्यु से है। किसकी मृत्यु से है? मानव की मृत्यु से है। परंतु इसमें जो मानव शब्द आया है, ये जो मानव शब्द आया है, मानव शब्द में क्या नहीं है? मानव शब्द में क्या शामिल नहीं है? मानव शब्द के अंतर्गत मां के गर्भ में आया बच्चा सम्मिलित नहीं है। मां की गर्भ में अगर कोई बच्चा है तो उसको मानव नहीं माना गया है, मानव नहीं माना गया है। इसलिए इस धारा में यह उपबंधित है कि मां के गर्भ में स्थित किसी बच्चे की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा। उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। यानी मां के गर्भ में जो बच्चा है उसको मानव नहीं माना गया है।
परंतु इस धारा में यह भी प्रावधान है कि अगर गर्भस्थ बच्चे के शरीर का कोई भी अंग गर्भ के बाहर आ गया हो, यानी जो बच्चा है मां के गर्भ से बाहर निकल आया है, बाहर आ गया है, भले ही उसका कोई हिस्सा आया है, कोई हिस्सा बाहर निकला है गर्भ से, तो उसकी मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध होगा। क्या होगा? आपराधिक मानववध होगा। आपराधिक मानववध होगा। अगर पेट में बच्चा, गर्भ में बच्चा है तो वह आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा, बच्चे की अगर मृत्यु कारित की जाती है। लेकिन वही बच्चा मां के गर्भ से जब बाहर आ जाता, भले उसका कोई भी हिस्सा बाहर निकला हो, और अगर उसकी मृत्यु कारित की जाती है तो मानववध माना जाएगा, भले ही उस बच्चे ने सांस गर्भ के बाहर ना ली हो, भले ही उस बच्चे ने सांस गर्भ से बाहर ना ली हो, यानी कि पूरी तरीके से दुनिया में आया ना हो, अर्थात पूर्ण रूप से जन्म ना लिया हो। क्या ना लिया हो? पूर्ण रूप से जन्म ना लिया हो। अगर उसकी मृत्यु कारित की जाती है तो आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि इस धारा में जो प्रयुक्त मानव शब्द है, इस धारा में जो प्रयुक्त मानव शब्द है, मानव शब्द के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? जो इस धारा में मानव शब्द आया है, मानव शब्द के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? पुरुष। क्या आ जाता है? पुरुष, स्त्री, अधजन्मा शिशु, अधजन्मा शिशु भी मानव के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है? मानव के अंतर्गत आ जाता है। अगर बात आती किसी मानव की मृत्यु, तो पुरुष, स्त्री, अधजन्मा शिशु, ये उसके अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ यह तथ्यहीन है कि यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है वह व्यक्ति नहीं है जिसकी हत्या करना अभियुक्त का आशय था, यह तथ्यहीन है। क्या है? ये तथ्यहीन है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर मानव यानी पुरुष, स्त्री, अधजन्मा शिशु की मृत्यु कारित की गई है तो भी वह आपराधिक मानववध आएगा। अब ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं कि कार्य। साथियों, कार्य का मतलब क्या है? यहां मृत्यु कोई कार्य करके कारित की गई है, किसी कार्य द्वारा की गई है। आपराधिक मानववध के लिए आवश्यक है कि मृत्यु किसी कार्य के परिणाम स्वरूप हुई, अर्थात अभियुक्त द्वारा कोई कार्य किया गया हो जिसका परिणाम मृत्यु हो। जैसे अभियुक्त, अभियुक्त कौन है? मानव है। अभियुक्त कौन है? मानव है। इस अभियुक्त के द्वारा कोई कार्य ऐसा किया गया जिसका परिणाम क्या हो? किसी मानव की मृत्यु हो। जिसका परिणाम क्या हो? किसी मानव की मृत्यु हो। इसके अंतर्गत अवैध लोप भी सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? अवैध लोप भी सम्मिलित है। अवैध लोप क्या होता है इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अवैध लोप से संबंधित जिन साथियों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है, हमारे चैनल में जाकर के जरूर देख सकते हैं। यानी कि विधि द्वारा आबाद है व्यक्ति वह कार्य करने के लिए, फिर भी वह कार्य नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से अगर मृत्यु हो जाती है तो भी उसको इसके अंतर्गत माना जाएगा। तो साथियों, इसमें अवैध लोप को भी सम्मिलित किया गया है। अवैध लोप में उदाहरण क्या आएगा? मान लीजिए जेलर है। अवैध लोप में क्या आएगा कि जेलर है। जेलर कौन होता है? जेल का प्रमुख होता है, और जेलर के अधीन कैदी होते हैं। क्या होते हैं? कैदी होते हैं, जो कि उसकी अभिरक्षा में होते हैं। जहां जेलर की अभिरक्षा में कैदी है तो यहां जेलर की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि कैदी के स्वास्थ्य संबंधी, खान पान, सारी चीजों की व्यवस्था कौन करेगा? जेलर करेगा। लेकिन जेलर करता क्या है?
जेलर इस कैदी को खाना नहीं देता है। क्या नहीं देता? खाना नहीं देता है। जब खाना नहीं देता है, भूखा रखता है, तो उससे मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी जेलर ने इस कैदी को भूखा रखा, भूखा रख करके उसकी मृत्यु कारित की, तो उसको अवैध लोप की श्रेणी में माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अवैध लोप की श्रेणी में माना जाएगा। तो साथियों, ये हमने आपको अवैध लोप के बारे में बता दिया। साथियों, इसी प्रकार से जो कार्य है, देखिए कार्य कैसे करके, जैसे विष देकर, भूखा रखकर, पानी में डुबोकर, मार पीट करके जो मृत्यु के तरीके हैं। अब जो कार्य हैं, तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं? अभियुक्त क्या कर सकते हैं? या तो पहली कंडीशन ये है कि विष दे करके, विष दे करके, भूखा रख करके, भूखा रख करके, पानी में डुबो करके, मार पीट करके, इस प्रकार से क्या करते हैं? मृत्यु कारित करते हैं। आपराधिक मानववध के लिए मात्र किसी व्यक्ति के मृत्यु हो जाना या किसी कार्य के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य किन परिस्थितियों में किया गया है और फिर किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या माना जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया है जो कार्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि साथियों जो कार्य किया जा रहा, दूसरा वाला पॉइंट है, क्या मृत्यु किसी कार्य के द्वारा की गई हो, तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गई और आपराधिक मानववध हो गया। इसमें परिस्थितियां बहुत जरूरी हैं। पहली परिस्थितियां हैं कि कार्य मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया। जो कार्य है वो कैसा हो? मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि उसका इंटेंशन, यानी अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना था। क्या था? जो अभियुक्त रहता है, जो अभियुक्त यानी आरोपी जो रहता है, उसका जो इंटेंशन, आशय है, जो आपराधिक मना स्थिति है, वो मृत्यु कारित करने की है। किसकी है? उस हिसाब से उसको फिर चोट पहुंचाएगा। क्या करेगा? उस हिसाब से चोट पहुंचाएगा। चाकू या छुरे से एक या दो वार करना सामान्यतः मृत्यु का आशय साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए चाकू या छुरा, इससे एक या दो बार किए, क्या किए? दो बार किए, जिससे कि मृत्यु होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे केवल घोर उपति करने का आशय साबित होता है। यानी ग्रीवियस इंजरी, घोर उपति यानी ग्रीवियस इंजरी पहुंचाने का आशय उत्पन्न होता है। किंतु यदि एक या दो ऐसे वार से मृतक भूमि पर घायल होकर गिर पड़ा, इसके पश्चात भी अभियुक्त ने उस पर कई वार किए। साथियों, जैसे अभियुक्त है, अभियुक्त ने एक व्यक्ति पर एक या दो वार किए। क्या किए? दो वार किए, और वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी उस पर लगातार वार किए गए। क्या किए गए? लगातार वार किए गए, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। लगातार वार करने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो यह अभियुक्त का मृत्यु कारित करने का आशय साबित कर देगा। साथियों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक या दो बार करता है, भाग जाता है, और एक और दो बार उसने इस प्रकार से नहीं किए कि गर्दन उड़ जाए, एक दो बार किए, उससे क्या होगा? ग्रीवियस इंजरी आएगी। लेकिन अगर यही व्यक्ति जिसको एक दो बार किए हैं और वह जमीन में गिर जाता है, जमीन में गिरने के बाद भी उस पर लगातार चाकू छुरे की वार किए जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उस घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसका आशय क्या है? इसका आशय यही है कि उसका उद्देश्य मृत्यु कारित करना था।
साथियों, इस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति जो अभियुक्त है उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा। किन परिस्थितियों में ठहराया जा सकेगा? कि उसने किसी व्यक्ति की मृत्यु किए जाने के आशय से कोई कार्य किया है। जो कार्य किया है वो किस प्रकार का किया गया है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी है। इस धारा के अंतर्गत अपराध किए जाने व्यक्ति के आशय को विशेष महत्व दिया गया है। क्या दिया गया है? आशय को विशेष महत्व दिया गया है। विशेष महत्व दिया गया है। किसको? आशय को क्या दिया गया है? विशेष महत्व दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत अपराध किए जाने वाले व्यक्ति का जो आशय है वो विशेष महत्व प्रदान करता है। आशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मना स्थिति है जो उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रति उसकी अपराध भावना दर्शाती है। यानी जो आशय है उसकी वो क्या है? आपराधिक मना स्थिति है। क्या है? आपराधिक मना स्थिति है। अगर इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से जमीन में गिरने के बावजूद भी उसके कई बार किए तो उसकी जो भावना है क्या है? जो अपराध भावना है वो दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उसकी अपराध की भावना दर्शाती है कि उसका कृत्य मृत्यु कारित करने का रहा है। आशय का अर्थ है प्रश्नगत परिणाम की प्रत्याशा, किंतु परिणाम अधिक दूरस्थ नहीं होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति पर कोई कार्य करने का आरोप लगाया गया है तो उसका अधिसंभाव्य परिणाम अत्यधिक क्षतिकर हो तो आशय कार्य के परिणाम का विधिक निष्कर्ष माना जाता है। तो साथियों, ये हमने आपको क्या बताया? जब मृत्यु कारित करने का कार्य हो। अब अगर हम बात करें कि आशय में निश्चितता की दूरदर्शिता भी शामिल है। मृत्यु कारित करने का आशय किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करना नहीं है। इस धारा का दृष्टांत जो आशय है बताता है कि एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के आपराधिक मानववध का दोषी हो सकता है जिसकी मृत्यु करना उसका आशय नहीं है। ए का आशय ज्ञान किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की नहीं, जो भूमि के सुदृढ़ होने का विश्वास कर घास पर चलता है। साथियों, इसमें उदाहरण दिए गए हैं, न्याय दृष्टांत दिए गए हैं। मान लीजिए एक गड्ढे में लकड़ियां और घास इस आशय से बिछाता है कि इससे वह मृत्यु कारित करेगा, यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है। संभाव है कि इससे मृत्यु कारित होगी, और वहां से भी यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि कठोर चलता है, उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। यहां ए ने आपराधिक मानववध का कार्य किया। ए जो व्यक्ति है इसने गड्ढा खोदा, ठीक, गड्ढे के ऊपर घास बिछा दी। बी यहां से आ रहा है कि जमीन समतल है, इसमें गिर जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। भले इसने इसको डायरेक्ट नहीं मारा, लेकिन इसका जो आशय है वो यही था, इसकी मृत्यु कारित करना था। तो यहां पर ए आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा। साथियों, इसी प्रकार एक जजमेंट है जिसमें होता क्या है, मृतक पर उसके शत्रुओं ने छत पर हमला करके उसे घातक हथियार से 2-3 घाव कर दिए। देखिए, इसमें होता क्या है, जो मृतक व्यक्ति है, मृतक पर चाकुओं से हमला किया गया है। कैसे हमला किया गया है? मृतक व्यक्ति पर एक व्यक्ति है, उस पर चाकुओं से हमला किया गया है। क्या किया गया? हमला किया गया है। और हमला कैसे किया गया? घातक हथियार से हमला करके 2-3 घाव उसको दिए गए हैं। अब ये जो व्यक्ति है, इस हमले से बचने के लिए
छत से नीचे कूदा, छत से कूदा और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मैसूर उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि मृत्यु मृतक के स्वयं के कारण हुई थी, फिर भी अभियुक्तगण उसकी हत्या के लिए दोषी थे। जो मृत्यु है वो उसके कूदने से हुई है, लेकिन जो अभियुक्त हैं वो इसके लिए दोषी होंगे, क्योंकि मृतक द्वारा छत से नीचे कूदने का कार्य उन्हीं के हमले यानी उन्हीं के कार्य के कारण किया गया। अगर वो हमला नहीं करते, उसको घाव नहीं पहुंचाते, क्षति नहीं पहुंचाते, तो वह छत से नहीं कूदता। क्या नहीं करता, छत से नहीं कूदता। इसी प्रकार साथियों, एक बसंता बनाम राज्य के बाद में अभियुक्त द्वारा मृतक की छाती पर चाकू से किया गया एकल प्रबल प्रहार, जिसके कारण पसलियां कट गईं और हृदय तथा फेफड़ों में छिद्रित घाव हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, उसे आपराधिक मानववध के दंड के लिए पर्याप्त माना गया। साथियों, बसंता बनाम राज का केस है। कैसा बसंता बनाम राज का केस है, जिसमें उसने एक ही बार किया, लेकिन ऐसी जगह किया कि उससे मृत्यु हो गई, यानी सीने में किया, सीने में एक बार किया जिससे मृत्यु हो गई। साथियों, अभियुक्त हैं, एक दूसरा केस हम आपको बता रहे हैं, राज्य बनाम एविग 1881 इलाहाबाद 776। इसमें होता क्या है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी से वाक युद्ध के दौरान पत्नी की शरीर के बाईं ओर जोर का एक मुक्का मार दिया। पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहा है, यानी बातों बातों में लड़ाई हो रही। पति ने क्या किया, पत्नी की बाईं ओर एक जोर का मुक्का मार दिया, जिससे पत्नी को उल्टी हुई और नाक से रक्त निकल आया तथा 1 घंटे बाद मृत्यु हो गई। मृतिका का प्लीहा फट जाने से, प्लीहा क्या फट जाने से, प्लीहा फट जाने से उसकी मृत्यु हुई। अभियुक्त को आपराधिक मानववध का दोषी नहीं माना गया, अपितु उसे घोर उपति कारित करने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। क्या किया गया, घोर उपति पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया। तो साथियों, ये हमने आपको आशय बता दिया। अब साथियों, हम आपको बताएंगे इसी में जो महत्वपूर्ण है कि जो क्षति है, क्षति कैसी है, ऐसी शारीरिक क्षति करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है। यानी जो शारीरिक क्षति है ऐसी है जिससे मृत्यु हो जाना संभव है। इसका मतलब क्या है, अपराधी का आशय मृत्यु कारित करना ना हो, किंतु यह पर्याप्त है यदि उसका आशय शारीरिक चोट पहुंचाने का हो जिससे मृत्यु हो जाने की संभावना हो। मतलब जो अपराधी है, जो अपराधी है, अपराधी डायरेक्ट मृत्यु नहीं पहुंचा कर रहा है, उसने ऐसी गंभीर चोट पहुंचा दी जिससे कि मृत्यु संभव है, मृत्यु हो सकती है। क्या सकती है, मृत्यु संभव है, यानी संभावना है। कार और कार द्वारा कारित मृत्यु में संबंध सीधा और स्पष्ट होना चाहिए, चाहे तत्काल ना हो परंतु उसे दूरस्थ भी नहीं होना चाहिए। मृत्यु कारित करने का आशय और ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशय जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभव है, दोनों अभिव्यक्तियों में अंतर अपराध में मात्रा का अंतर है। किसका अंतर है, मात्रा का अंतर है। दोनों अभिव्यक्तियों में अंतर, अपराधिता में मात्रा का अंतर है। क्या अंतर है, मात्रा का अंतर है। साथियों, इस आपराधिक मानववध में अपराध में आशय, जो आपराधिक मानववध है, इस प्रकार के अपराध में आशय उस सीमा तक कार्य नहीं करता जिस रीति में वह कार्य हत्या के अपराध में करता है। मतलब ये जो कह रहे हैं शारीरिक क्षति उस हद तक नहीं कर रहा जिसमें कि हत्या के लिए करता है। जहां पर अभियुक्त ने अचानक लड़ाई में चाकू का प्रहार मृतक पर करके उसकी मृत्यु कारित कर दी। इसमें होता क्या है, अचानक लड़ाई करके क्या कर दी, अचानक लड़ाई हुई। इसमें जितना इसमें बताया गया है कि कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया उसमें इसमें इतना नहीं है। क्या नहीं है, इसमें इतना नहीं है।
ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है तो वह आपराधिक मानववध करता है। क्या करता है? आपराधिक मानववध करता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें कार्य उस सीमा तक का नहीं है जिससे जो कि हत्या के अपराध में करता है, इस सीमा तक नहीं जो हत्या के अपराध में करता है, हत्या के अपराध में करता है उस सीमा तक नहीं है। यहां पर अचानक लड़ाई हुई। क्या हुई? अचानक लड़ाई हुई। चाकू का प्रहार मृतक पर करके उसकी मृत्यु कारित की गई। साथियों, अचानक ए और बी हैं। ए और बी के बीच अचानक लड़ाई होती है। क्या होती है? अचानक लड़ाई होती है और अचानक लड़ाई में ए के द्वारा बी को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यहां पर इस दशा में वह आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना जाएगा, ना कि हत्या के अपराध के लिए। किसके लिए माना जाएगा? आपराधिक मानववध के लिए दोषी माना जाएगा, ना कि हत्या के अपराध के लिए। जहां पर अचानक प्रकोपन से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको फिर हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उसको आपराधिक मानववध की श्रेणी में रखा जाएगा। इस धारा के लिए जरूरी क्या है? इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शारीरिक क्षति कारित करने का आशय और शारीरिक क्षति होने का ज्ञान दोनों का ही अनुमान लगा सकता है न्यायालय, जब आशय और ज्ञान दोनों का निष्कर्ष निकलता है। इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्या कहा गया इस धारा में? इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है, न्यायालय को सदा 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली स्थिति, शरीर के किस भाग पर क्षति पहुंचाई गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो 3 भाग हैं। जो पॉइंट नंबर बी चल रहा है हमारा, शारीरिक क्षति इस प्रकार की जिससे मृत्यु संभावित हो जाए, तो इसमें 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? कि भाई पहली स्थिति है कि शरीर के किस भाग पर क्षति कारित की गई है, यानी जो शरीर है, शरीर के किस भाग पर क्षति पहुंचाई गई, चोट पहुंचाई गई है। क्षति की प्रकृति क्या है? जो क्षति यानी चोट है, चोट की प्रकृति यानी नेचर क्या है? सिंपल है, ग्रीवियस है, किस प्रकृति की है? और तीसरा महत्वपूर्ण है, उपयोग में लाए गए हथियार, आयुध, उपयोग में लाए गए आयुध की प्रकृति क्या है? ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति क्या है? इस उद्देश्य के लिए मानव शरीर को समानता 2 भागों में विभाजित किया गया है। इन तीनों पॉइंटों के उद्देश्य से इसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि भाई शरीर के किस भाग पर चोट पहुंचाई गई है, जो चोट पहुंचाई गई है वो किस प्रकृति की है, और चोट पहुंचाने के उपयोग में लाए गए हथियार की प्रकृति क्या है। तो इस अनुसार जो ये तीनों चीजें बताई हैं, इस अनुसार शरीर के 2 भाग किए गए हैं। शरीर जो बॉडी है उसके कितने भाग किए गए हैं? 2 भाग शरीर के किए गए हैं। शरीर के 2 भाग किए गए हैं। एक ऐसा भाग जो मर्म माना जाता है। क्या माना जाता है? मर्म स्थान। और एक माना जाता है अमर्म स्थान। जैसे फैटल इंजरी बोलते हैं अपन, मर्म स्थान। मर्म स्थान शरीर के वे भाग हैं जिनमें कारित की गई क्षति के परिणाम अधिक सरलता से गंभीर हो सकते हैं। यानी इन स्थानों पर, मानव शरीर के मर्म स्थानों पर अगर चोट पहुंचाई गई है, क्या की गई है? चोट पहुंचाई गई है, तो उनके परिणाम गंभीर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? गंभीर माने जाएंगे। जैसे क्या क्या है? मस्तिष्क, मस्तिष्क में चोट पहुंचाना, हृदय, हृदय में चोट पहुंचाना, पेट के नीचे भाग, पेट के नीचे भाग,
में चोट पहुंचाना, इस प्रकार के जो शरीर के भाग हैं, मस्तिष्क, हृदय, पेट के नीचे के भाग में चोट पहुंचाना, ये मर्म स्थान माने गए हैं। अब अमर्म में क्या आ जाएगा? अमर्म में आ जाएगा, अमर्म स्थान शरीर के ऐसे भाग हैं जहां चोट पहुंचाई जाती है लेकिन परिणाम गंभीर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? गंभीर परिणाम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? गंभीर परिणाम नहीं होते हैं। ऐसे कौन से स्थान हैं? जैसे पैर, जांघ, हाथ। क्या है? ये ऐसे शरीर के भाग हैं, पैर, जांघ, हाथ, जो कि अमर्म माने गए हैं। क्या माने गए हैं? अमर्म माने गए हैं। अगर इन स्थानों पर चोट पहुंचाई जाती है तो मर्म की अपेक्षा प्रकृति इनकी कम गंभीर सामान्य होगी। क्षति या उपहति अथवा चोट साधारण या गंभीर हो सकती है। जो क्षति शब्द हम पढ़ रहे हैं, क्षति को उपहति भी बोलते हैं और इसको चोट भी बोलते हैं। क्षति को उपहति भी बोलते हैं, चोट भी बोलते हैं। तो यह कैसी हो सकती है? साधारण भी हो सकती है और कैसी हो सकती है? गंभीर भी हो सकती है। साधारण या गंभीर भी हो सकती है। यह कितनी गहरी है और कितने क्षेत्र में फैली है, यह महत्वपूर्ण विषय है। ये जो क्षति, ये चोट है, ये कितनी गहरी है, मतलब इसकी गहराई कितनी है, कितनी फैली है, ये जो चोट है, यह सब महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद एक बात यह भी है कि जो चोट पहुंचाई गई है, आयुध क्या है? क्या है आयुध? क्या है? यानी जो उपयोग में लाया गया अस्त्र है, उपयोग में लाया गया हथियार, औजार क्या है? आयुध यानी हथियार कैसा है? ऐसा है जो प्राणहर है। कैसा है? आयुध की भी दो कैटेगरी कर दी है। जिस प्रकार मर्म अमर्म में किया गया है, उसी प्रकार आयुध में भी बांटा गया है। क्या, कैसे बांटा गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। साथियों देखिए, आयुध में भी दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी क्या है? प्राणहर आयुध, और दूसरी है अप्राणहर। अब प्राणहर और अप्राण का मतलब क्या होता है? प्राणहर मतलब होता है, इसका मतलब है घातक। क्या है? घातक। इसमें क्या क्या आ जाएगा? बंदूक, पिस्तौल, बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, बर्छा, गड़ासा, छुरी, गुप्ती, चाकू, बम, ये सब किसमें आ जाएंगे? तीर, बका, ये सब घातक आयुध माने गए हैं। अब अप्राणहर आयुध कौन कौन से हैं? लाठी, डंडा, लकड़ी, छड़ी, मुक्का। ये क्या है? अप्राणहर माने गए हैं। परंतु इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या कार्य की गई क्षति से मृत्यु हो जाना संभव है या नहीं, शरीर का भाग, क्षति की प्रकृति और आयुध की प्रकृति को साथ साथ देखा जाना चाहिए, अलग अलग नहीं। साथियों, जिस व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो चोट पहुंचाई गई है, क्या की गई है?
चोट पहुंचाई गई उसकी प्रकृति क्या है, चोट की प्रकृति क्या है। इसके साथ साथ शरीर के किस भाग में पहुंचाई गई है, शरीर के किस भाग में पहुंचाई गई है और किस प्रकार के आयुष से पहुंचाई गई है। उदाहरण के लिए पेट पर छुरे से किए गए वार से मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अगर पेट में चाकू या छुरे से वार कर दिया जाए तो उससे क्या है, मृत्यु संभाव्य है। क्या है, मृत्यु संभाव्य है, यानी मृत्यु हो सकती है। परंतु हृदय में किए गए छुरे के वार से अधिकतर मामलों में मृत्यु हो जाने की संभावना है। क्या है, अगर हृदय में पेट में किया गया उससे मृत्यु संभाव्य है। क्या है, संभाव्य है। लेकिन अगर यही चाकू छुरा सीधे सीने में मारा गया, क्या किया गया, सीने में मारा गया, हृदय में वार किया गया, तो उससे मृत्यु की संभावना है। क्या है, उससे मृत्यु की संभावना माना गया है। क्या माना गया है, मृत्यु की संभावना है। और इसलिए वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि हत्या की परिभाषा में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो हम आगे आपको बतलाएंगे। साथियों, उपरोक्त बातों के आधार पर जब भी 100 परीक्षण रिपोर्ट यह स्पष्ट करे कि मृत्यु होने की युक्तियुक्त संभावना थी, तो न्यायालय इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य था, यानी मृत्यु हो जाने की युक्तियुक्त संभावना अधिक संभावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में आईपीसी की धारा 300, बीएनएस की धारा 101 का तृतीय खंड लागू हो जाएगा, जिसके अधीन अभियुक्त हत्या के लिए दोषी होगा, बशर्ते कि अभियुक्त का आशय वही क्षति कारित करने की थी जो क्षति उसने कारित की। तो साथियों, अगर जब पीएम रिपोर्ट होती है वहां संभाव्य मतलब हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। संभावना यानी कि हां, संभावना है इस प्रकार की चोट से। साथियों, जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार की प्रकृति और उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति से उसके आशय या अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहता था। साथियों, घनश्याम बनाम राज के बाद में होता क्या है, एक निर्णय है घनश्याम बनाम राज्य का वाद है। किसका, घनश्याम बनाम राज्य का वाद है। घनश्याम बनाम राज्य का वाद है। घनश्याम बनाम राज्य के बाद में क्या होता है कि पत्नी के द्वारा संभोग के लिए इंकार करने पर अभियुक्त ने उसके सीने में भेदन किया। क्या किया, सीने में भेदन किया। ऐसा मात्र नैराश्य, क्षणिक आवेग और क्रोध के कारण किया गया। अभियुक्त को क्या किया गया, अभियुक्त को धारा 299 सब क्लोज 2 के आधार पर धारा 304 आईपीसी के भाग 1 के अधीन दोष सिद्ध किया गया। क्या किया गया, 304 भाग 1 के अधीन दोष सिद्ध किया गया। इसी प्रकार माधव बनाम राज्य में मृतक के साथ झगड़े में अभियुक्त क्रोधित होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और मृतक के सीने में बर्छे से एक प्रहार किया, जिससे मृत्यु हो गई। अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करना नहीं था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो पॉइंट नंबर 2 है किसका, आईपीसी की धारा 299 का, उसके तहत दोष सिद्ध करते हुए धारा 304 के भाग 1 के अधीन दंडित किया। तो साथियों, ये हमने आपको थर्ड के 2 सब क्लॉज बता दिए। अब तीसरा सब क्लॉज सी जो हम बताने जा रहे हैं, यह ज्ञान रखते हुए कि संभाव्य है कि उस कार से मृत्यु कारित कर दे। इसका मतलब क्या है, जो संभाव्य की बात आ रही, इसका मतलब है क्या, यह भी जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर तीसरा कि यह ज्ञान रखते हुए उस कार से, यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि उस कार से मृत्यु कारित कर दे।
इसका मतलब यही कि ज्ञान रखते हुए संभाव्य है कि वह उस कार से मृत्यु कारित कर दे। कोई कार करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानववध का अपराध करता है। जैसा कि दूसरे खंड के अंतर्गत कहा जा चुका है कि एक ही कार्य से शारीरिक क्षति कारित करने का आशय और ज्ञान की शारीरिक क्षति कारित होगी, दोनों के ही बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे मामले में ज्ञान के खंड के बजाय आशय का खंड लागू होता है। परंतु जहां बगैर किसी पूर्व चिंतन के तत्काल आक्रमण कर दिया जाए, जहां पर किसी पूर्व चिंतन के नहीं, बिना सोचे विचारे तत्काल क्या कर दिया जाए, आक्रमण कर दिया जाए, तत्काल आक्रमण कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तत्काल आक्रमण कर दिया जाए। जैसे भीड़ भरे क्षेत्र से बगैर सावधानी के कार चलाई जाए तो न्यायालय तृतीय खंड को लागू करेगा। अगर भीड़ भाड़ का जो एरिया है वहां पर बगैर सावधानी के, यानी बिना सावधानी के अगर कार चलाई जा रही है, भीड़ भाड़ एरिया में अगर बिना सावधानी के आप कार चला रहे हैं तो वहां पर यह खंड लागू होगा, क्योंकि ऐसे मामले में किसी वृत्तनिष्ठ आशय का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और यही उपधारणा की जा सकती है कि अभियुक्त ने जो कार्य किया उसके परिणामों के बारे में उसे ज्ञान था और आपराधिक मानववध का अपराध होगा। यानी भीड़ भाड़ इलाके में अगर आप असावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएंगे तो यह आपको पता है कि उससे मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब कार्य किया जाता है तो फिर वह आपराधिक मानववध के अंतर्गत आएगा। साथियों, प्रमोद बनाम उत्तर प्रदेश का एक मामला है, पॉइंट नंबर तीसरे के अंतर्गत है। प्रमोद बनाम उत्तर प्रदेश का एक मामला है। इसमें मामला क्या है? प्रमोद बनाम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मामला है। अभियुक्त ने मृतक महिला के पीठ के दाहिने भाग पर, जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने मृतक महिला के पीठ के दाहिने भाग में, कहां? पीठ के दाहिने भाग में। कहां पर? पीठ के दाहिने भाग पर चाकू से तब तक वार किया जब तक दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था और मृतका ने अभियुक्त को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। कारित की गई क्षति यद्यपि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। क्यों? क्योंकि उसने लगातार जब तक झगड़ा होता रहा, जब तक वार करता रहा। परिस्थितियां यह निश्चित निष्कर्ष नहीं, परिस्थितियों से, जो परिस्थितियां थी, परिस्थितियों से यह निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलता कि अभियुक्त का आशय वह शारीरिक क्षति कारित करने का था जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था। क्या था? पर्याप्त था। अतः आपराधिक मानववध की तीसरी कैटेगरी के अंतर्गत उसको दोष सिद्धि के लिए आवश्यक माना गया। साथियों, क्या माना गया? अब जो बात आ रही है, जैसा कि बिरसा सिंह बनाम पंजाब के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि अभियुक्त का आशय शारीरिक क्षति करना था जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, इसलिए मृत्यु के लिए अभियुक्त को आईपीसी की धारा 304 भाग ए के तहत दंडित किया गया, जो कि बीएनएस में 106 में बढ़ने थे। किस में बढ़ने थे? 106 में बढ़ने थे। ज्ञान एक प्रबल शब्द है जो इसमें आया है। ज्ञान एक प्रबल शब्द है और जो एक निश्चितता से केवल संभावना का द्योतक है। कभी कभी उपेक्षा ज्ञान की कोटि में आता है। कभी कभी उपेक्षा जो है, यानी कभी कभी घोर उपेक्षा भी ज्ञान की कोटि में आता है। यदि कोई व्यक्ति उपेक्षा से कार्य करता है और बिना सम्यक सावधानी सतर्कता बरते हुए कार्य करता है, उपेक्षा तो करता है लेकिन सम्यक, जो कहते हैं ना, सम्यक सावधानी होनी चाहिए, सम्यक सावधानी और सतर्कता के बिना करता है, तो यह माना जाएगा
कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ अति प्राकृतिक वस्तु क्या माना जाएगा, इससे यही माना जाएगा कि उसे अपने कार्य से उत्पन्न होने वाले परिणाम का ज्ञान था। कांगला में एक व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए कि वह व्यक्ति नहीं बल्कि कुछ अप्राकृतिक वस्तु है, अभियुक्त ने लाठी से मारा, बिना स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कोई कदम उठाए हुए कि वह व्यक्ति नहीं था। चूंकि उसने जिस वस्तु को मारा उसके बारे में स्वयं को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए उसने घोर उपेक्षा से कार्य किया और वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। क्या माना गया? आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। तो साथियों, ये हमने आपको कुछ जजमेंट बताए, साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से कैसी क्या कंडीशंस होती हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण एक जो दिया गया है आपराधिक मानववध में, स्पष्टीकरण 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है और स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तीनों स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अब हम आपको इसी धारा के स्पष्टीकरण बताएंगे। स्पष्टीकरण नंबर 1, इसके अंतर्गत वह व्यक्ति जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त किसी दूसरे व्यक्ति की शारीरिक क्षति करता है और उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, तो वह उसकी मृत्यु कारित करने के लिए दोषी समझा जाएगा। अपराधी का यह तर्क अर्थहीन होगा कि यदि मृतक किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त नहीं होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति के मृत्यु के बीच विधि भेद नहीं करती है। साथियों, जो विधि है, विधि चाहे वह स्वस्थ हो चाहे वो अस्वस्थ हो, क्या है? अस्वस्थ हो, इनके बीच भेद नहीं करती है। चाहे अगर बीमार को मारा जाए, चाहे सही को मारा जाए, अगर मृत्यु कारित की गई है तो उसको दोषी माना जाएगा। स्पष्टीकरण नंबर 1 यही कहता है कि अगर किसी रोगी को जो किसी अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, क्या है, अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, उसको चोट पहुंचाई जाती है जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु कारित करने के लिए दोषी समझा जाएगा। क्या माना जाएगा? दोषी समझा जाएगा। यह स्पष्टीकरण पहले से यह मान लेता है अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य इस धारा के अंतर्गत 3 खंडों में से कम किसी एक में अवश्य आना चाहिए, तभी अभियुक्त आपराधिक मानववध हत्या के लिए दोषी होगा। साथियों, अगर मान लीजिए कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, उसको एक व्यक्ति ने धक्का दे दिया और गिर गया, गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, या एक मुक्का मार दिया उसकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में वही अपराधी यह तर्क लेता है कि अगर वह व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होता, अंग शैथिल्य से ग्रस्त नहीं होता, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। तो साथियों, विधि इस प्रकार से विभेद नहीं करती है। क्या नहीं करती? इस प्रकार से विभेद नहीं करती है। यह स्पष्टीकरण पहले से ही मान लेता है कि अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य इस धारा के अंतर्गत तीनों खंडों में से कम किसी एक में अवश्य आना चाहिए, तभी आपराधिक मानववध या हत्या के लिए दोषी होगा। साथियों, पॉइंट नंबर यानी स्पष्टीकरण नंबर 2 क्या कहता है? स्पष्टीकरण नंबर 2 कहता है, उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।
पॉइंट नंबर दूसरा कह रहा है कि स्पष्टीकरण नंबर 2, उचित उपचार, उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करने के मामलों में, जिन मामलों में शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है, शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु कारित करने के मामलों में अगर अभियुक्त का यह तर्क है, यदि अभियुक्त ने इस प्रकार का तर्क दिया है, तो इस प्रकार का वह तर्क नहीं दे सकता कि यदि मृतक को उचित उपचार, कौशलपूर्ण चिकित्सा उपलब्ध हो जाती तो उसकी मृत्यु रोकी जा सकती थी। इस उपबंध का कारण स्पष्ट है कि हमेशा उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा घायल व्यक्ति को मिलना संभव नहीं होता है। साथियों, मान लीजिए अभियुक्त ने गांव में किसी व्यक्ति को सिर में या हाथ पैर जांघ में चोट पहुंचाई और खून अधिक बह जाने से उसकी मृत्यु हो गई, उसको उचित इलाज नहीं मिल पाया, तो यहां पर अभियुक्त यह तर्क नहीं ले सकता कि उसको उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराई गई होती तो उसकी मृत्यु रोकी जा सकती। क्यों? क्योंकि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा घायल व्यक्ति को हर समय मिलना संभव नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के मामलों में किसी प्रकार के अपवाद की अनुमति के परिणाम भयंकर होंगे। यदि मृत्यु अभियुक्त के कृत्य का सीधा परिणाम हो तो उसके द्वारा अपने बचाव में यह कहा जाना व्यर्थ होगा कि उचित उपचार या चिकित्सा में पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती थी। राज्य बनाम मोर्चा के बाद में, किस बाद में? एक वाद है, राज्य बनाम किसका? मोर्चा का। राज्य बनाम मोर्चा का वाद है। इसमें क्या होता है? अभियुक्त एक खंजर से लैस होकर अपनी पत्नी को मायके से वापस लाने हेतु ससुराल पहुंचा। जो अभियुक्त है खंजर लिए है। क्या लिए है? उसके पास एक खंजर है, खंजर लिए हुए है और कहां जा रहा है? ससुराल। किस लिए? पत्नी को लेने जा रहा है खंजर लेकर के। उसने कहा कि वह दूसरे दिन सुबह पत्नी को लेकर वापस जाएगा। ससुराल पहुंचा, उसने कहा कि दूसरे दिन वह अपनी पत्नी को लेकर के वापस जाएगा। इस पर उसके और पत्नी के बीच कुछ कहासुनी हो गई, यानी जो अभियुक्त है और पत्नी के बीच में क्या हो गई? कहासुनी हो गई और उसने पत्नी पर खंजर से 2 वार की। जो खंजर था, खंजर से पत्नी पर 2 वार किए। क्या किए? 2 वार किए, जिसके परिणाम स्वरूप उसका गुर्दा फट गया, जो कि डॉक्टरी राय के अनुसार मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त कारण था। अभियुक्त की यह दलील अस्वीकार कर दी गई। यदि तत्काल उचित चिकित्सा की जाती तो मृतका मरने से बचाई जा सकती थी। क्या किया जा सकता था? बचाई जा सकती थी। इस दलील को अस्वीकार कर दिया गया। परंतु जहां अभियुक्त द्वारा साधारण सी चोट पहुंचाई गई हो, लेकिन बाद में चिकित्सीय लापरवाही के कारण घाव में सेप्टिक हो गया। मान लीजिए अभियुक्त ने साधारण चोट पहुंचाई। क्या पहुंचाई? साधारण चोट पहुंचाई, लेकिन यहां पर चिकित्सीय लापरवाही हुई। ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, वहां पर डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही की गई, यानी इलाज में लापरवाही हुई और लापरवाही के कारण घाव में क्या हो गया? सेप्टिक हो गया, जिससे शरीर में फैल जाने के कारण, यानी उसका जो इन्फेक्शन है शरीर में फैल जाने से उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चोट साधारण थी, डॉक्टरों की लापरवाही से इन्फेक्शन बढ़ा
और मृत्यु हो गई, ऐसी दशा में अभियुक्त को आपराधिक मानववध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में जो अभियुक्त है, अभियुक्त को आपराधिक मानववध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। परंतु जहां एक क्षति कोथ गैंग्रीन बन जाए, जिससे मृत्यु हो जाए, जहां अभियुक्त के द्वारा कारित की गई क्षति से निमोनिया बन जाए या जिससे मृत्यु हो जाए, तो अभियुक्त मृत्यु के लिए दोषी होगा, क्योंकि मृत्यु और कारित की गई क्षति के कारण एक संबंध बन रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो गैंग्रीन बन रहा है, निमोनिया बन रहा है। तो इस प्रकार की अगर स्थिति बन रही है तो वहां पर अभियुक्त दोषी माना जाएगा। रामदेवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक वाद है। किसका वाद है? रामदेवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक वाद है। रामदेवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का एक वाद है। बाद में विवाहिता युवती से प्रेम करने वाले व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर के, साथियों यहां पर जो प्रेमी है और प्रेमिका है, प्रेमिका विवाहित है, क्या है? प्रेमिका विवाहित है। प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर के इसके पति की क्या कर दी? पति की मृत्यु कारित कर दी। क्या कर दी? मर्डर कर दिया पति का। न्यायालय ने उस व्यक्ति को निर्दोष पाकर दोष मुक्त कर दिया तथा पत्नी को ही पति की हत्या के लिए सिद्ध दोष किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपील में अब निर्धारित किया कि उस व्यक्ति की दोष मुक्ति कर दी जाने के बाद केवल महिला पत्नी को ही हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कृत्य दोनों ने संयुक्त रूप से किया था। साथियों इसमें तारा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। इसमें प्रेमी को पहले बरी कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका ने दोनों ने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया था, मर्डर किया था। तो ऐसे में अगर प्रेमी को पहले छोड़ दिया गया तो प्रेमिका को भी वहां पर छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि दोनों ने संयुक्त रूप से किया था। यह साथियों स्पष्टीकरण 2 हो गया। अब स्पष्टीकरण 3 क्या कहता है वो भी जानना जरूरी है। देखिए साथियों, पहला स्पष्टीकरण यह था कि अगर रोगी व्यक्ति को आपने कुछ कर दिया, मार दिया, तो फिर ये आप नहीं तर्क दे सकते कि अगर वह स्वस्थ होता तो उसकी मृत्यु इस प्रकार की चोट से नहीं होती। दूसरी कंडीशन स्पष्टीकरण 2 में यह बताया गया है कि अगर अस्पताल ले जाते, इलाज हो जाता तो बच जाता, तो वहां ये तर्क व्यर्थ होगा। तीसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। स्पष्टीकरण नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि माता के गर्भ में किसी गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं होगा, क्योंकि वह अपराध जो आईपीसी की धारा है 315 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आईपीसी की धारा 315 है उसमें अलग से इसके बारे में प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है इस संबंध में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बीएनएस की धारा कितने में वर्णित है? 91 में। यानी गर्भ में किसी गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध नहीं होगा, क्योंकि यह अपराध आईपीसी की धारा 315 के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से दंडनीय है, जो बीएनएस की धारा 95 में अब नए कानून में वर्णित है। परंतु यदि गर्भस्थ शिशु के शरीर का कोई भी हिस्सा गर्भ से बाहर निकल आया है और उसकी मृत्यु कारित की जाती है तो वह फिर आपराधिक मानववध माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आपराधिक मानववध माना जाएगा, भले ही शिशु ने सांस ना ली हो। तो साथियों ये हमने आपको आपराधिक मानववध बता दिया। आपराधिक मानववध के तीनों स्पष्टीकरण और तीनों पॉइंट और तीसरे के भी तीनों पॉइंट हमने बता दिए। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपको हत्या के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? हत्या के बारे में बताएंगे।